नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2024 में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 10,884 पदों पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में घर बैठे कैसे अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी बन जाए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बना सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 7 ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप बिना कोचिंग के घर बैठे, कोई आपको कोचिंग नहीं लेनी है, जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जो मूल मंत्र बताऊंगा, अगर उसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम में 100% सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाला हूं जो अगर आपने बिल्कुल अक्षरशः पालन कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको देना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। सिर्फ 7 मूल मंत्र अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो 100% आप एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके पूरे रूल बताता हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत जो 10,884 पदों पर भर्ती हो रही है उसमें आप अपना सिलेक्शन बिना कोचिंग के कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको 7 रूल्स बताने वाला हूं जिनको आपको अक्षरशः पालन करना है। वो रूल कौन से हैं और उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको उन रूल्स को अपने जीवन में, या फिर कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने, क्योंकि हो सकता है कि 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, स्टेज 1 के लिए बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों, याद रखिएगा GTM रूल। GTM रूल। और दोस्तों ये एक ऐसा रूल है कि जो बचे हुए 6 रूल है उन पर ये बिल्कुल आपको अक्षरशः पालन करना है। इस रूल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। अब इस रूल को मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूं कि पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है और आपको किस प्रकार इस रूल को फॉलो करना है। देखिए, तो इस रूल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों गुड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। गुड टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा रूल है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया और आपको पता होगा दोस्तों 2019 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, आप में से कुछ बच्चों ने दिया भी होगा, उसमें लगभग 35,000 पदों पर भर्तियां हुई थी। 35,000 से ज्यादा ही पद थे और आपको पता होगा दोस्तों कि वहां पर लगभग जो फॉर्म फिलअप किए गए थे दोस्तों वो लगभग 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म फिलअप किए गए थे। आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पर है। और अगर मैं बात करूं 2024 की, अगर मैं बात करूं दोस्तों 2024 की, तो आपको पता होगा कि यहां पर सिर्फ लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां हो रही है। इनको हम 10,884 तो 10,000 मान सकते हैं। और यहां पे आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो फॉर्म फिलअप कितने होने हैं आपको ये पता होगा। पिछली बार 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे 2019 में, तो इस बार कोई फॉर्म फिलअप कम नहीं होना है दोस्तों। हमेशा रिक्रूटमेंट जब भी आता है तो हमारे देश में बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है कि फॉर्म फिलअप ज्यादा ही होते हैं। लेकिन हम मान के चलें कि अगर 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 2 करोड़ में कितने शून्य आएगी दोस्तों? 7। ये 2 करोड़ मैंने लिख दिया है। और समझिए आपके पास सिर्फ 10,000, आप समझ सकते हैं 10,000 पोस्ट है, तो आप कंपटीशन का लेवल समझ के देखिए कि सिर्फ 2,000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन है। इस लेवल का कंपटीशन होने पर अब आपको क्या करना है, GTM रूल को फॉलो करना है। और 2019 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, अगर आपकी पहचान में कोई है तो उनको पूछिएगा कि एक गुड टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एक अच्छा टाइम मैनेज करके चलते हैं तो इस रूल का फॉलो करके आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। मैं कम समय इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये मान के चलिए कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी। मैंने मैक्सिमम लिया है 3 से 4 महीने, हो सकता है इससे भी पहले हो जाए। अब इस रूल को फॉलो कैसे करना है आपको, गुड टाइम मैनेजमेंट को आपको देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहां पर सिलेक्ट होंगे, जो बच्चे सफल होंगे और जो बच्चे असफल होंगे, दोनों के पास ही 24 घंटे हैं।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आप इन 24 घंटे का यूज कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई 24 घंटे नहीं पढ़ना है, नहीं आपको 18 घंटे पढ़ना है। आपको सिर्फ कितने घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 12 घंटे। वो डिपेंड करता है आपके पढ़ने के स्टाइल पर, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप कितने कम समय में कितना अच्छा ग्रास्प करते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे। 12 घंटे से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है हमको और 8 घंटे से कम भी नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, किस प्रकार पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात आप याद रखिए कि आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या है, आप किस समय पढ़ रहे हैं। तो भी एक स्टैंडर्ड टाइम बताओ आपको, तो आपको ना ही कभी सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, आप एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो कीजिए। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं सुबह, तो डेली 6 बजे उठें। अगर आप डेली सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो डेली 5 बजे उठे। मतलब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है गुड टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगर आपने गुड टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक कंसिस्टेंसी फॉलो की। भले अगर आप 7 बजे के पहले नहीं उठ पाते तो 7 बजे उठें। साथ में आप 8 घंटे की नींद जरूर लें। क्यों कहता हूं मैं मिनिमम 8 घंटे की नींद लेना, क्योंकि अगर आप एक अच्छा थ्रूपुट चाहते हैं, मतलब अगर समझ सकते हैं कि अगर आप एक अच्छा आउटपुट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, मुझे अच्छे से समझ में चीजें आए, मेरी स्टडी अच्छी चले, मैं 8 से 12 घंटे पढ़ाई करूं, तो आपको कम से कम नींद 8 घंटे की नींद लेना है। इसको बोलते हैं 8-8-8 रूल। 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा और 8 घंटे में अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करूंगा, जिसमें आपका योगा हो गया, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते तो वो, न्यूज़पेपर पढ़ते तो वो, आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते तो वो, आप खाना खाते हैं फैमिली के साथ, ये 8 घंटे आपको करना है। तो ये रूल जो फॉलो कर लेता है वो 100% गुड टाइम मैनेजमेंट की श्रेणी में आ जाता है। और ये मान के चलिए कि अगर आपने गुड टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे एनटीपीसी 2024 परीक्षा में, जहां पर सिर्फ 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है अपना सिलेक्शन लेने। तो ये पहला रूल था, गुड टाइम मैनेजमेंट। अब इसके बाद दोस्तों जो रूल आने वाला है सेकंड नंबर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दमदार रूल है। ये रूल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अच्छे से सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो हमको पता रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। सिर्फ आप क्या सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि ये सिलेबस है और ये इसका एग्जाम पैटर्न है। मैं आपको बता देता हूं कि 2019 में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। आपको पता होगा जो बच्चों ने एग्जाम दिया था 2019 में, उनको ये तक नहीं पता था जब नोटिफिकेशन आया था और जब फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो गया था, स्टेज 1 का, क्योंकि इसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का जब एग्जाम हुआ था और जब रिजल्ट आया था और हर लेवल के लिए अलग अलग रिजल्ट आया था और अलग अलग एग्जाम होने वाली थी स्टेज 2 में, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रेलवे बाद में कैसे कर सकता है। तो उन्होंने, रेलवे ने बोला था कि देखिए हम नोटिफिकेशन को पढ़िए। तो जब बच्चों ने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा था तो उनको समझ में आया था कि अरे हमने तो वाकई गलती कर दी है, इसमें तो ऑलरेडी लिखा था। तो आप कभी भी अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, आप कभी भी अच्छे से सिलेबस को समझते नहीं है कि क्या पूछने वाला है वो, और एग्जाम का पैटर्न एक्चुअली में होने क्या वाला है। आपको पूरा एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतिम बिंदु तक आपको पता होना चाहिए। अगर आप 99 पर आउट होते हैं तो आपकी 100 नहीं मानी जाती है। आप ये नहीं कहेंगे अरे यार मेरा तो 1 रन कम था, मुझे शतक मान लें, इसको तो नहीं मानते। वैसे ही अगर आप लास्ट स्टेज में आउट होंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है उस एग्जाम में बैठने का। हो सकता है आप मेडिकली उसके लिए फिट नहीं हो सकता है आपको टाइपिंग स्पीड आपकी नहीं हो और आप तैयारी कर रहे हो, आपको सब चीज़ ध्यान में लेके चलनी है। हो सकता है आपका साइको जो एग्जाम होने वाला है, सब चीज़ें ध्यान में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लेवल 2 से लगाकर लेवल 6 की पोस्ट होती है और सब में अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं हर स्टेज पर। तो आपको एक अच्छा एग्जाम पैटर्न और पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करूं तो स्टैंडर्ड, कुछ सिलेबस में कुछ गड़बड़ क्या करते हैं कुछ बच्चे, कि उनको पता ही नहीं रहता है कि इसमें क्या क्या आने वाले। वो बैंक का रूल फॉलो कर लेते हैं जहां पर इंग्लिश भी आती है, करंट अफेयर्स भी अच्छा पूछा जाता है और कुछ अन्य चीज़ें भी पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको अगर बताऊँ मैं मोटे मोटे तौर पर, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 99% हो सकता है कि यही इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहे। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, इसके सिलेबस में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है ना। जहां पर एप्टीट्यूड आपको 30 नंबर का, रीजनिंग आपको 30 नंबर की और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 100
मार्क्स का ये आपका स्टेज 1 का एग्जाम होगा। अगर बात की जाए स्टेज 2 की तो वो आपका दोस्तों 120 नंबर का होगा, जहां पर आपके एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है। और अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको पता होगा दोस्तों, जिस तरह के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, कुछ अलग से इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जीके जीएस जो मैं आपको पढ़ाता हूं वही पूछी जाती है। तो ये तीनों के लिए डिटेल में हमारे चैनल पर आप जुड़ जाइए, तो मैं आपको वहां पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो मैं बता चुका हूं कि ये इस तरह का एग्जाम पैटर्न इसका रहना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसका ऑफिशियल, अभी क्या है डिटेल, अभी डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन आया है इसलिए इसका क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका, तब और डिटेल में हम इसको समझेंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल गहराई से समझेंगे, जिससे कि हमको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये सेकंड रूल था कि अच्छे से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जानना। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना। सही, मैं सही इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप स्टडी मटेरियल तो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। मैं ये सभी उसी को ध्यान में रख के बता रहा हूं कि आपको कोई कोचिंग नहीं लेनी पड़ी। आपको सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल इंटरनेट हो गया, चाहे बुक्स हो गई। मैं आपको बता दूं कि आप एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, एक बुक को फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। उसको कम से कम मिनिमम 4 से 5 बार पढ़िए। 4 से 5 बार इसलिए बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, जीके में तैयार कर रहा हूं और जीके के अंदर ल्यूसेंट है, और ल्यूसेंट बुक को अगर आपने अच्छे से 4 से 5 बार पढ़ लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, स्टेज 1 में जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आप आसानी से 35 नंबर तक ला सकते हैं। 30 से 35 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए, 35 नंबर तक आप टच कर सकते हैं अगर आपने उसको ध्यान से और अच्छे से 4 से 5 बार स्टडी कर लिया। इतना, अगर आपने किसी बुक को 4 से 5 बार स्टडी कर लिया तो ही आप नेक्स्ट बुक लें उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की। जैसे जीके की बात कर रहा हूं तो आप दूसरे पे जाएं कि अरिहंत, जो भी आपका पब्लिकेशन है जो आपको अच्छा लगता है उस पे जाएं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि होता क्या है कि सभी बुक्स में जीके लगभग एक जैसा होता है, सिर्फ 5 से 10% ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, हमको अलग चीजें मिलती ही नहीं, तो वही मिलती है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि रिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दें बजाय आपकी तैयारी के। आप 8 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 घंटे 100% डेली रिवीजन करें, जितना आप पीछे पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, आखिरी में आपका सब जीरो हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल आपको सही चुनना है। सही चुनने से मतलब है आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टडी मटेरियल, सही से मतलब है मेरा कि कम चुनो, अच्छा चुनो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे चैनल पर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूं जीके के, आप उनको देख सकते हैं। मैं यहां पर वही क्वेश्चन को लेता हूं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से भी हमने स्पेशल सीरीज चालू की है, वो डेली सुबह 12:30 बजे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं, वो जरूर देखिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है वही क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ 500 क्वेश्चन मैथ्स के और 500 क्वेश्चन रीजनिंग के हम स्पेशली हमारे चैनल पर अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सुविधा होगी जब भी एग्जाम आएगी। तो अगर आप इनको फॉलो कर लिया तो, क्योंकि सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, ठीक है ना। चलिए, अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रूल याद रखिएगा, जो कि बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं और उनको इस रूल को फॉलो करना भी नहीं आता है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट आपको 100% लगा रहा है। शुरुआत आपको प्रैक्टिस टेस्ट छोटे छोटे टॉपिक से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीके या फिर एप्टीट्यूड या रीजनिंग, इनके एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक है 15 से 20 टॉपिक है, रीजनिंग के 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट और जीके के भी, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन गलती यहां पर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट जब भी लगाते हैं उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस यहां पर मैं हमेशा बता रहा हूं आपको कि जो बच्चा 100 मॉक टेस्ट एग्जाम में लगा के गया और एक बच्चा 50 मॉक टेस्ट एग्जाम में लगा के गया, लेकिन ये 100 मॉक टेस्ट लगा के गया, इसने अच्छे से एनालिसिस नहीं करा है, लेकिन 50 मॉक टेस्ट वाले ने बिल्कुल हर टेस्ट का
अगर 2 घंटे का टेस्ट है और अगर 2 घंटे उसने एनालिसिस करा है तो ये इस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि इसने अच्छे से समझा है क्वेश्चन को, सीखा है कि इसके नंबर अगर किसी टेस्ट में 100 में से अगर 70 नंबर आए तो क्यों आए, 30 नंबर कहाँ पर कटे हैं। तो इसने क्या करा है कि नेक्स्ट टेस्ट में इसने 100% 70 प्लस मतलब 75 नंबर की कोशिश करी है। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट दें और साथ में आप उसका एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से करें। तो ये रूल आपके लिए बहुत काम का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर जब भी मैं इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एनटीपीसी का, तब मैं इस रूल को और डिटेल में आपके लिए लेकर आऊंगा कि आपको और किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए आपका मॉक टेस्ट का, जिससे कि आपको एग्जाम में और ज्यादा नंबर लाने का चांस मिले और आपकी संभावना बढ़े। जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतनी ज्यादा ही आपका एग्जाम में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब 5 और महत्वपूर्ण रूल जो कि आपको 100% फॉलो करना है और जो आपको एग्जाम जब आएगी तो लास्ट जब आपका हो सकता है कि 1 सप्ताह बचेगा उस समय बहुत काम आएगा, वो है आपको नोट्स तैयार करने। ठीक है ना, नोट्स तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, होता क्या है कि अगर एग्जाम आज से 6 महीने बाद होगी, 3 महीने या फिर 6 महीने, जब भी हमने मैक्सिमम ले लिया है 6 महीने बाद एग्जाम हो रही है, तो आपने आज जो पढ़ रहे हैं वो 6 महीने बाद आपको याद रहे या नहीं रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि रिवीजन करते हैं तो आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप साथ में एक नोट्स मेंटेन करते हैं तो आपने 6 महीने में जितना पढ़ा है वो एग्जाम के 1 सप्ताह पहले अगर आप वो नोट्स तैयार करें, आपने वो लेकर बैठ गए, तो आप पूरी एग्जाम को 100% फोड़ देंगे। क्योंकि जो 6 महीने आपने तैयारी की है वो आपके लिए एकदम अमृत साबित हो जाएगा। पूरा अमृत रहता है ये, एक प्रकार से नोट्स तैयार करना एक प्रकार से कहा जाता है अमृत है। अगर आपने 500 क्वेश्चन पढ़े मैथ्स के, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़े पूरे 6 महीने में और उनसे एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लिया, हो सकता है कि इसमें से आपने 100 क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर लिए, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आसानी से लास्ट के 1 सप्ताह में आप इनको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फार्मूले तैयार करे हैं आपने तो फार्मूले आप पढ़ सकते हैं। नोट्स का मतलब ये है, साथ में जीके और करंट अफेयर्स के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख रखा है एक छोटी सी कॉपी में, तो उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जाम आती है तो आखिरी के समय में बहुत प्रेशर बढ़ता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो हमें कुछ याद नहीं रहता है, तो हमारे ये नोट्स से ही काम आते हैं उस समय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्स तो 100% आप मेंटेन करिए। अब 6 नंबर का रूल बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है कि आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या पूछा गया था। प्रीवियस पेपर आपको 100% फॉलो करना है। ठीक है ना, पिछले 10 या 5 वर्षों के, पिछले 5 वर्षों के, क्या बहुत तेजी से समय परिवर्तन होता है, तो आपको एटलीस्ट 2019 से लगाकर 2024 में जितनी भी रेलवे की एग्जाम हुई है, 2019 के पहले 2018 और 17 में भी बहुत सारी एग्जाम हुई थी। एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी 2019 में हुआ था, जितने भी टेस्ट हुए थे। और देखिए शिफ्ट में होते हैं, एक 1.5 महीने एग्जाम चलते हैं रेलवे के, तो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे आपको सारे प्रीवियस पेपर इंटरनेट पर मिल जाएंगे। हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, तो या फिर आप दूसरे जहां भी ग्रुप पे जुड़े हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर, या फिर आप किसी का टेस्ट सीरीज लेते हैं तो वहां भी आपको ये प्रोवाइड मिल जाएंगे। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस पेपर, प्रीवियस मॉक आपको अच्छे से देना और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही VIMP रूल है कि आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से टेस्ट दे दें और उसी के बेस पर अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। क्योंकि 80 to 90% जो पेपर आता है दोस्तों वो वैसा ही आता है जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। 7वां और इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों हमारा लास्ट, बहुत ही गुड लाइफ स्टाइल फॉलो करना है आपको। एक गुड लाइफ स्टाइल फॉलो करना है। अब यहाँ पर लाइफ स्टाइल क्यों फॉलो करवा रहे हैं, हमें कोई मतलब बहुत अच्छा सा मतलब एक एक्टर बनना है क्या? गुड लाइफ स्टाइल इसलिए फॉलो करना जरूरी है कि जब आपका लक्ष्य एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और आप एक गुड टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं और आपको रेलवे की एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करना होगी, आपको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट फॉलो करना होगा। आपको सुबह, मैं हमेशा कहता हूं कि 8 घंटे की नींद लेना है, आपको 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है और जो 8 घंटे आपको जो बच गए थे वो यहाँ पर आपको गुड लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है, जिसमें आपका क्या गया, आप योगा कर सकते हैं,
आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते हैं, आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके जो कह सकते हैं आपके जो आप जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना 100% जरूरी है। तो ये जो 7 रूल्स बताए हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आए रूल्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर आपका डाउट क्लियर करूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।